इसको बोलते हैं हम लोग इंटेलिजेंट गेसिंग। यहां पे तो हम गेसिंग कर भी नहीं रहे, ये प्रॉपर कॉन्सेप्ट को लगा के ऑप्शन को टिक कर रहे हैं, तब जब मेरे को एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है, रिएक्शन का प्रोडक्ट नहीं पता है। अगर वही क्वेश्चन सब्जेक्टिव होता तो आप उस क्वेश्चन को नहीं बना पाते, बट क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, ऑप्शन आपके पास है, तो वहां पे कुछ कुछ तरीका लगा करके आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते। अब क्या है ना, ये बी अगर क्रॉस हुआ तो डी अपने आप क्रॉस हो गया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जेईई मेन, नीट और भी एंट्रेंस एग्जाम काफी नजदीक है, और जब इस तरह के एग्जाम का बच्चा प्रिपरेशन कर रहा होता है तो उसको कुछ कुछ स्किल्स पता होना चाहिए जिससे एग्जाम में वो अपने मार्क्स को बढ़ा सकता है। जैसे जब आप स्कूल में अपने बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं तो आपको एग्जैक्ट प्रोसीजर पता होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके पास ऑप्शंस होता है तो वैसे केस में कई बार ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी आप सही ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं और अपना मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। जब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का बात करते हैं तो कई सारा क्वेश्चन ऐसा होता है जिसका एग्जैक्ट प्रोसीजर या तो आपको पता नहीं है, आप फॉर्मूलाज भूल चुके हैं, या फिर उसका प्रोसीजर पता तो है लेकिन वो इतना लेंदी है कि एग्जामिनेशन का जो ड्यूरेशन है वो आपको परमिट नहीं कर रहा है कि उस क्वेश्चन को आप प्रॉपर्ली अटेम्प्ट करें। वैसे केस में भी आप सही ऑप्शन के तरफ अपना दिमाग को लेके जा सकते हैं। उसको बहुत सारे लोग मिसगाइड हो जाते हैं इस बात को सोच करके कि उसको गेसिंग ऑफ आंसर्स कहते हैं, कि आंसर में तुक्का लगाना क्या होता है। जैसे कि आपको बताते हैं, कोई भी क्वेश्चन में गेस करना, सही आंसर को गेस करना, दो तरह का गेसिंग होता है। एक होता है ब्लाइंड गेसिंग और एक होता है इंटेलिजेंट गेसिंग। ब्लाइंड गेसिंग का मतलब आपको उसके आंसर्स को लेकर के कोई भी हिंट नहीं है। ब्लाइंड गेसिंग का मतलब आपको बिल्कुल भी उस क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, या आपको आता बिल्कुल भी कुछ नहीं है, आप चारों ऑप्शंस में कोई भी ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर पा रहे, बट फिर भी आप उसको गेस कर रहे हैं, उसमें तुक्का लगा रहे हैं। इस चीज को हम हाईली डिस्करेज करते हैं। ये काम कोई बच्चा ना करे, बिकॉज अल्टीमेटली इससे कोई भी फायदा नहीं होता है और उसको सिर्फ दिखता है कि उसका नंबर ऑफ क्वेश्चन जो अटेम्प्ट है वो इंक्रीज कर गया, बट अल्टीमेटली कुछ भी इससे आपको स्कोर में एनहेंसमेंट नहीं होने वाला है। अपने लक पे ट्रस्ट नहीं करना है एग्जाम में। दूसरा तरह का जो गेसिंग है वो उसको हम लोग कहते हैं इंटेलिजेंट गेसिंग। इंटेलिजेंट गेसिंग का मतलब होता है कि उस क्वेश्चन को लेकर के, उस थ्योरी के लेकर के आपके पास कुछ जानकारी है और उस जानकारी के बेसिस पे आप उसमें कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए 4 ऑप्शन में उसके कुछ नॉलेज को यूज करके अगर आप 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर लिए एग्जाम में, तो वैसे केस में बचे हुए 2 ऑप्शन में देन यू कैन गो फॉर अ गेसिंग, बिकॉज द चांस ऑफ यू बीइंग करेक्ट इज 50% और मार्क्स +4 -1 है, तो ऑड्स आर इन योर फेवर। तो वहां पर क्या हो जाएगा कि आप वहां पे गेसिंग कर सकते हैं। तो मेरा बच्चों से ये सजेशन है कि चारों ऑप्शन में अगर आपको कुछ भी हिंट नहीं है, आप उस क्वेश्चन को छोड़ दो, लेकिन अगर आप कुछ भी करके या कुछ उस नॉलेज को इंप्लीमेंट करके अगर 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाते हैं और 2 ऑप्शन बचा हुआ है और आप श्योर है कि वही दोनों बचे हुए ऑप्शन में से कोई एक आंसर है, तो इन दैट केस यू कैन गो फॉर गेस वर्क और उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इंटेलिजेंट गेसिंग का मतलब होता है कि आपको उसका नॉलेज है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ, आपको प्रॉपर प्रोसीजर नहीं पता है, आपको फॉर्मूलाज नहीं पता, फॉर्मूलाज भूल चुके हैं। कुछ भी ऐसा बात जो कि आपको बोला जाए कि एग्जैक्ट आंसर कौन सा, आप उसमें नहीं निकाल पा रहे हैं, उसको उस तरीके से नहीं निकाल पा रहे। अगर वही क्वेश्चन सब्जेक्टिव होता तो आप उस क्वेश्चन को नहीं बना पाते, बट क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, ऑप्शन आपके पास है, तो वहां पे कुछ कुछ तरीका लगा करके आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। आप लोगों को अब कुछ एग्जांपल्स बताते हैं केमिस्ट्री का, जिसमें कि हम लोग ये जो इंटेलिजेंट गेसिंग है ये कैसे किया जाता है ये आप लोगों को सिखाएंगे। जैसे मान लीजिए एक सवाल एग्जाम में आया, क्वेश्चन देखना है, केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है और सवाल कुछ ऐसा है कि किसी एक टेम्परेचर पे आपको रेट कांस्टेंट का वैल्यू दे रखा है कि टेम्परेचर T1 इज गिवन एज 300 केल्विन और इसमें रेट कांस्टेंट K का वैल्यू कुछ दिया हुआ है 2 × 10 to the power -3 पर सेकेंड, ये दे रखा है। और टेम्परेचर T2 है एंड T2 टेम्परेचर इज 400 केल्विन। बहुत बेसिक सा सवाल देख रहे हैं। T2 टेम्परेचर पे 400 केल्विन पे रेट कांस्टेंट का वैल्यू आपको निकालना है और इस क्वेश्चन में एक्टिवेशन एनर्जी EA का वैल्यू इज ऑल्सो गिवन। EA का वैल्यू भी इस सवाल में दिया हुआ है। अब क्या है कि इसमें एक फॉर्मूला लगता है, फॉर्मूला को हम नहीं लिख रहे, ठीक है, और वो फॉर्मूला आपको याद भी नहीं एग्जाम में, लेकिन आपको एक बात याद है क्लासरूम का, थ्योरी का, नोट्स का, कि किसी भी केस में, किसी भी रिएक्शन में अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रेट कांस्टेंट हमेशा बढ़ता है, ठीक है। अगर ये बात आपको याद है तो आप क्या सोचोगे, अगर ये K1 का वैल्यू 2 × 10⁻³ है तो K2 का जो वैल्यू है ये पक्का है कि K1 से बड़ा होगा। अब जब इस बात को देखोगे ना और चारों ऑप्शन को देखोगे तो ठीक ठाक चांस है कि उसमें से 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। हो सकता है कि 4 ऑप्शन कुछ ऐसा होगा कि एक ऑप्शन होगा जिसमें कि 1 × 10⁻³ लिखा हुआ होगा, दूसरा ऑप्शन ऐसा होगा जो सेम वैल्यू देगा 2 × 10⁻³, फिर तीसरा ऑप्शन होगा 3 × 10⁻³, चौथा ऑप्शन होगा 4 × 10⁻³। हम रैंडमली ऑप्शंस यहां पर पुट कर रहे हैं
तो इसमें आप एक चीज देख सकते हैं, आप इसको और इसको तो काट सकते हो। 1 × 10⁻³ और 2 × 10⁻³ को आप काट दिए, तो आपके पास बचा हुआ ऑप्शन ये दोनों है। अब जब दो ऑप्शन बचा हुआ है तो वहां पे आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, मतलब एलिमिनेशन के बाद आप ऑप्शन सही ऑप्शन को गेस कर सकते हैं, और इस क्वेश्चन को मेरे अकॉर्डिंग आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। इसी तरह का एक सवाल मान लीजिए हम इक्विलिब्रियम चैप्टर से देते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम से, तो वहां पे ऐसा दिया हुआ है कि टेम्परेचर T1 दिया हुआ है 300 केल्विन, और इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc1 का वैल्यू कोई एक वैल्यू दिया हुआ है, लाइक 0.03 वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। और टेम्परेचर T2 में 400 केल्विन में यू हैव टू कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc2, ये आपको निकालना है। और इस क्वेश्चन में डेल्टा H का वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में, इट इज से फॉर एग्जांपल -200 किलो जूल पर मोल, ये वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। ये सवाल में गिवन है, डेल्टा H एंथैल्पी चेंज दिया हुआ है। अब यहां पे भी एक इक्वेशन लगता है, ln Kc2/Kc1 डेल्टा H/R T2 - T1/T1 T2, ये वाला फॉर्मूला आपको नहीं याद है, या मान लो ये फॉर्मूला याद भी है, जैसे ये वाला फॉर्मूला होता है ln Kc2/Kc1 इज इक्वल्स टू डेल्टा H/R T2 - T1/T1 T2। एक बात तो पक्का है बाबू कि ये वाला जो फॉर्मूला है ये एग्जाम में अप्लाई करने में कैलकुलेशन तो आने वाला है, ठीक है, कैलकुलेशन आएगा। तो दो ऑप्शन है, पहला मतलब दो कंडीशन है, पहला तो ये कि ये फॉर्मूला आपको याद ही नहीं है, ठीक है, ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन, फॉर्मूला याद है बट पूरे एग्जामिनेशन ड्यूरेशन में आपके पास आखिरी का 2 मिनट बाकी है, 3 मिनट बाकी है, इस तरह का कंडीशन है, या टाइम बाकी भी है तो अभी बहुत सारे क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड है, अभी उधर में मेरे को जाना है, यानी कि हम पहले ही एग्जामिनेशन में कुछ क्वेश्चंस में टाइम को थोड़ा सा किल कर दिए, वो वाला कंडीशन अगर है कि आप प्रॉपर प्रोसीजर से जाना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप क्या जानेंगे, आप तो थोड़ा सा बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए। बिल्कुल नॉलेज अगर नहीं है तो हम बोलेंगे क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत करो। अब यहां पे नॉलेज ये है कि इस फॉर्मूला को हम पहले मिटा देते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसा मान के चल रहे हैं कि चलो ये फॉर्मूला हम लोग नहीं लगा रहे एग्जाम में, जब नहीं लगा रहे तो यहां पे लिखेंगे भी नहीं, ठीक है। अब यहां ना आपको थ्योरी से एक बात याद है कि अगर डेल्टा H नेगेटिव है, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो वैसे केस में अगर टेम्परेचर को आप बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू घट जाता है। ये पता होना चाहिए कि इंडोथर्मिक में क्या होता है, इंडोथर्मिक में उल्टा होता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा, और एक्सोथर्मिक में क्या होगा, टेम्परेचर को बढ़ाओगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घट जाएगा, ठीक है। तो ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि आप टेम्परेचर को यहां बढ़ाए हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घटना चाहिए, यानी कि ये वाला जो वैल्यू है Kc2 का वैल्यू, ये 0.03 से कम निकल करके आना चाहिए, ठीक है। पहला कंडीशन ये आप देख लिए, Kc2 का वैल्यू शुड बी लेस देन Kc1। अब इस कंडीशन में ऑप्शंस को देखो, ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, मोस्ट प्रोबेबली 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, 2 ऑप्शन बचेगा, और अगर 2 ऑप्शन बचेगा तो इन दैट केस आई विल सजेस्ट कि आप उस क्वेश्चन को मार्क करना। अगर आपका किस्मत अच्छा रहा, थोड़ा लक आपको उस दिन आपके फेवर में रहा, तो ऐसा हो सकता है कि इस कंडीशन पे एक ही ऑप्शन हो चारों में। अगर वैसा हुआ तो फिर तो बहुत बढ़िया, फिर तो वो गेसिंग भी नहीं हुआ, प्रॉपर आंसर आप मार्क कर रहे हैं वहां पे, और आप बिल्कुल श्योर है, इंश्योर रहो कि वहां पे आपको मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर 2 ऑप्शन भी रहा तो इन दैट केस हम लोग बोलेंगे, उसको बोलते हैं हम लोग इंटेलिजेंट गेसिंग, दैट इज नॉट ब्लाइंड गेसिंग। जैसे मान लो एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन आपसे पूछा एग्जाम में कि भाई H2SO3 या फिर सल्फाइड आयन भी दिया हुआ है, इसको ना हम लोग रिएक्ट कर देते हैं KMnO4 के साथ, H2SO3 को KMnO4 के साथ रिएक्ट कर देते हैं, तो बताइए प्रोडक्ट में क्या बनेगा, और 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए, आपको एग्जैक्ट रिएक्शन आप लोग पता नहीं है, आपको पता नहीं है कि H2SO3 KMnO4 से रिएक्ट करके क्या बनाता है, ऐसे एग्जांपल दे रहे हैं, बहुत लोगों को पता भी होगा जो वीडियो देख रहा होगा, बट आपको ये जानकारी होना चाहिए KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये तो बगल वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। अगर ये बगल वाले को ऑक्सीडाइज करेगा तो यहां पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट मेरे को दिख रहा है +4 है, ठीक है। तो आप वो चारों ऑप्शन देखो जिसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से ज्यादा है, चारों ऑप्शन देखो। जैसे कि मान लीजिए एक ऑप्शन आप देख रहे हैं जिसमें आंसर में दिया हुआ है H2S बनेगा, दूसरे में दिख रहा है कि सल्फर बनेगा, एक केस में दिख रहा है H2H2O3 बनेगा, और एक केस में दिख रहा है H2SO4 बनेगा। अब एग्जैक्ट आंसर आपको नहीं पता, बट आपको यह पता है कि KMnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो तो इस H2SO3 को ऑक्सीडाइज ही करेगा ना, +4 से बढ़ाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। अब H2S में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, सल्फर में नेसेंट सल्फर में 0 है, H2S2O3 में आप अगर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो यहां पे +2 निकल करके आएगा, और H2SO4 में +6 निकल के आएगा, तो आप टिक कर दोगे भाई H2SO4 इसका सही आंसर है। यहां पे जो ब्लाइंड गेसिंग में नहीं हुआ, परफेक्ट आंसर मिल गया। लेकिन अगर मान लो एक ऐसा केस होता जहां पे 2 ऑप्शन होता, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला या हायर देन +4 वाला, तो वैसे केस में आपको
एक प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में रहता है कि भाई 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, आप उसको आप टिक करो, ठीक है। ऐसा बहुत सारा केसेस है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल यहां पे देते हैं, Cl2 को KMnO4 से रिएक्ट किए, KMnO4 से रिएक्ट किया, आपको बताना है कि इसमें क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। Cl2 को KMnO4 से रिएक्ट किया, क्या प्रोडक्ट बनेगा इस केस में, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए ऑप्शन दे दिया है, एक दे दिया HCl बनेगा, दूसरा ऑप्शन दे दिया है HClO3 बनेगा, ठीक है, ठीक है। यहां पे H प्लस के प्रेजेंस में हो रहा है रिएक्शन, तो HClO3 बनेगा, या फिर K प्लस भी यहां पे, तो K हो जाएगा। यहां पर थोड़ा सा इसको प्रॉपरली करेक्ट कर देते हैं। यहां पे मान लीजिए ऐसा लिख रहा है कि KCl बनेगा, KClO3 बनेगा, ठीक है, फिर KClO4 बनेगा, डी ऑप्शन है कुछ और बन रहा है, ठीक है। नन ऑफ दीज दे दिया, नन ऑफ दीज, कि कुछ भी नहीं बनेगा, नन ऑफ दीज, ठीक है। एक तो बात ये ध्यान रखना, ये जो नन ऑफ दीज ऑप्शन है ना, ये जनरली सही नहीं होता है, और ऑल ऑफ दीज जो होता है वो जनरली सही होता है। ये हम क्यों बोल रहे हैं, समझो। जैसे मान लीजिए आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 1 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है। आपको पक्का है कि ये ऑप्शन तो सही है, आप श्योर हैं कि ये वाला ऑप्शन तो सही है। इन दोनों के बारे में यू आर नॉट श्योर, यू आर नॉट श्योर। और ये तीसरा लास्ट वाला जो है, ये ऑल ऑफ दीज है, ये वाला है ऑल ऑफ दीज। अब क्या है ना, ये जो नॉट श्योर है, इसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो या तो इसका आंसर होगा ए, या इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन मिलेगा तो बहुत हाई चांस है कि उसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, बहुत हाई चांस है, ठीक है। ऐसा ऑब्जर्व है कि ऑल ऑफ दीज जो है वो होता है कई बार आंसर, और नन ऑफ दीज जो है वो आंसर जनरली नहीं होता है, क्योंकि नन ऑफ दीज चौथा ऑप्शन तब डाला जाता है जब पहला 3 ऑप्शन डालने के बाद चौथा ऑप्शन डालने के लिए एज सच बहुत सारा कंपाउंड दिमाग में नहीं आता है, या होता भी नहीं है, तो वैसे केस में नन ऑफ दिस डाल दिया जाता है, ठीक है। जैसे अभी मेरे दिमाग में इन तीनों कंपाउंड के अलावा कोई और कंपाउंड Cl का दिमाग में नहीं आया, पोटेशियम और Cl के साथ, ठीक है। आने को तो बहुत सारा KClO2 है, KClO, बट यहां पे नन ऑफ दिस उस तरीके से। तो यहां पे क्या है कि आप देख रहे हैं Cl2 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहां पर है Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट -1, यहां पे है Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट +5, और यहां पे एक Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट +7। अब यहां पे आप थोड़ा फंस गए, क्योंकि आपको पता है KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ऑक्सीडाइज करेगा Cl को, तो एक बात तो पक्का है इसमें कि ये 0 से -1 नहीं जाएगा। ए ऑप्शन तो गलत है, ऑप्शन बी सही हो सकता है, ऑप्शन सी सही हो सकता है, ऑप्शन डी भी सही हो सकता है, लेकिन हम बोलेंगे एग्जाम में नन ऑफ दिस को डिस्कार्ड कर देना, ठीक है। अब बच गया ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। अब यहां पे अगर आपको आंसर नहीं पता है तो फिर यहां फंसेगा बात, और यहां पे आपको इंटेलिजेंट गेसिंग पे जाना पड़ेगा कि भाई 2 ऑप्शन बचा हुआ है, किसी एक को हम मार्क कर देते हैं, ठीक है। ये अलग बात है कि इसका सही आंसर KClO3 है, बट हाँ ये थोड़ा सा ऐसा होता है कि आप लक को थोड़ा बहुत टेस्ट कर सकते हैं कि भाई KClO4 को मार्क कर रहे हो, ठीक है, -1 हो गया उस केस में, बट अगर KClO3 होता तो प्रोबेबिलिटी 50-50 था, यानी कि रिस्क जो है 50% है, बट रिवॉर्ड 50% से बहुत ज्यादा है। गलत हो गया तो -1 जाएगा, मतलब एक ही नंबर जाएगा, और सही हो तो +4 मिलेगा, ठीक है। तो रिस्क रिवॉर्ड में रिवॉर्ड बहुत हायर साइड में, तो वैसे केस में आप इस तरह के क्वेश्चन में अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इस तरह का भी सवाल अगर रहेगा तो ध्यान रखना, अगर एक भी ऑप्शन आपको लग रहा है कि वो सही है और बाकी को लेकर के आप अनश्योर है, देखो यहां पे एक बात और है, अगर आप बी ऑप्शन और सी ऑप्शन में किसी एक को लेकर के बिल्कुल श्योर है कि वो तो नहीं ही हो सकता है, वो तो नहीं हो सकता है, तो फिर 2 एक साथ हट गया ना। अगर ये नहीं हो सकता है तो ऑल ऑफ दीज भी नहीं हो सकता है, तो फिर क्या बचा, ए और सी बचा वैसे केस में, और वहां पे फिर आप गेसिंग कर सकते हैं। आप समझे इस बात को, इसको फिर से एक बार समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 4 ऑप्शन है ए, बी, सी और डी, और इसमें आप डी में है ऑल ऑफ दीज, डी में है ऑल ऑफ दीज, और बी को लेकर के आप श्योर है कि ये तो नहीं है, इसको हम एलिमिनेट कर दिए, यूनिट ही नहीं मिला। क्वेश्चन ने पूछा है डेंसिटी, इसमें डेंसिटी का यूनिट ही नहीं है, या कुछ भी ऐसा केस जिसको लेकर आप पक्का है कि ये तो नहीं हो सकता है। अब क्या है ना, ये बी अगर क्रॉस हुआ तो डी अपने आप क्रॉस हो गया, क्यों, बी जब नहीं हो तो ऑल ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता है, तो बचा आपके पास क्या, ए और सी। अब इन दोनों के बारे में आपको कोई हिंट नहीं है, तो इन दैट केस यू कैन गो फॉर दैट इंटेलिजेंट गेसिंग कि ए और सी में किसी एक को आप मार्क कर दो। और एक केस देखते हैं, मान लीजिए फिजिकल केमिस्ट्री का एक पार्ट हम लोग देखते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम का, और उसमें आपको दिया है कि CH3COONA, इसका कुछ कंसंट्रेशन दे दिया आपको 0.02 m, ठीक है। ये बना किससे, तो ये बनता है CH3COOH से और NaOH से। तो इस तरह के सवाल में ये NaOH तो स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, CH3COH ये वीक एसिड है,
तो इसका क्वेश्चन में आपको Ka का वैल्यू कुछ दे दिया है, लाइक 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, ठीक है, सॉरी 5 इंटू 10 पावर माइनस 5, ये K का वैल्यू दे दिया है, इसका कंसंट्रेशन आपको दे दिया है, और बोल रहा है ना कि इस सॉल्यूशन का pH का वैल्यू बताइए। बट आपको ना प्रोसेस याद भी नहीं है, फॉर्मूला भी नहीं याद है, सब कुछ भूल चुके हैं, और उतना समय भी नहीं कि आप प्रॉपर कैलकुलेशन के लिए जाएं। तो यहां पे फिर से देखो, ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी कि ये जो CH3COH है, सोडियम एसिटेट इसका नाम है, दिस इज अ बेसिक सॉल्ट। ये क्या है बाबू? ये एक बेसिक सॉल्ट है। अब अगर ये बेसिक सॉल्ट है, इसका मतलब कि इसका pH रूम टेम्परेचर पे क्या होगा? 7 से ज्यादा होगा, क्योंकि सॉल्ट बेसिक है तो pH का वैल्यू विल बी हायर देन 7 एट रूम टेम्परेचर। अब आप चारों ऑप्शन देखो, और उन चारों ऑप्शन में वो वाला ऑप्शन देखो 7 से ज्यादा है, ठीक है। बहुत ज्यादा चांस है बाबू कि आसानी से 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। कोई एक ऑप्शन में 7 होगा, किसी ऑप्शन में 6.2 लिखा हुआ होगा, किसी ऑप्शन में 8.6 लिखा होगा, किसी ऑप्शन में 13.8 लिखा होगा, इस तरह कुछ ऑप्शंस होगा। तो आप पक्का बोल सकते हैं ये तो नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 6.2 भी नहीं होगा, बच गया ये वाला और ये वाला। तो अब ये दोनों में हम एलिमिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। सजेशन ये है कि अगर आप इन चारों में से किसी एक ही ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाए तो फिर उस क्वेश्चन को छोड़ देना। जैसे मान लीजिए यहां पे ऐसा होता कि ये 7 नहीं लिखा होता, यहां पे कुछ लिखा होता 10.8, यहां पे 8.6, यहां पे 13.8 और ये 6.2, तो आप एक ही एलिमिनेट कर पाए, बच गया 3। अब यहां लालच नहीं करना है, यहां पे अपने लक को ट्रस्ट नहीं करना है। अब ऑड्स बहुत फेवर में नहीं है आपके, ठीक है। तो वैसे केस में क्वेश्चन को छोड़ करके आगे बढ़ो, लेकिन अगर आप 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो उस क्वेश्चन को डेफिनेटली आप अटेम्प्ट करो। एक ऑर्गेनिक का क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। मान लीजिए यहां पे दे दिया एक अमीन, कोई भी एक अमीन दे दिया, हम स्ट्रक्चर नहीं बना रहे, इट कैन बी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, कोई भी अमीन दे दिया, और आपसे पूछ रहा है कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा कंपाउंड जो है वो इस अमीन से, जो अमीन आपको दिया है उससे कम बेसिक है, लेस बेसिक, ठीक है, इससे कम बेसिक है। और कोई एक ऑप्शन दे दिया है अमाइड, अमाइड। अब आपसे पूछा लेस बेसिक, और आपको ना बाकी में कंपैरिजन करना नहीं आता, बट आपको ये याद है लेक्चर से कि अमाइड जब भी आता है तो उसका जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो इस अमीन से कम हो जाता है। तो जैसे लेस बेसिक पूछा, आपको दिख रहा है अमाइड, आप इसको टिक कर दिए, अब तो आप पक्का हो गए ना, अब तो आप श्योर हैं कि भाई ये जो है आंसर बिल्कुल सही है। इनऑर्गेनिक का एक सवाल है एग्जाम में, मान लीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज डिस्प्रपोर्शनेशन ऑन हाइड्रोलिसिस, और आपको 4 यहां पे कंपाउंड्स बना करके दिया हुआ है, 4 मॉलिक्यूल है, और ये चारों में आपको बताना है कि इन चारों में से H2O से रिएक्ट करने पे कौन सा मॉलिक्यूल हाइड्रोलाइज करने पर डिस्प्रपोर्शनेट करेगा। डिस्प्रपोर्शनेट करने का मतलब है सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी करेगा और वही एलिमेंट रिड्यूस भी करेगा, और आपको इन चारों का H2O के साथ रिएक्शन होने का प्रोडक्ट नहीं पता है, ठीक है। अब प्रोडक्ट नहीं पता तो कैसे जज करेंगे इसको? तो बहुत बेसिक जानकारी होना चाहिए। जैसे डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब क्या होता है, जो अभी आप लोग को हम बताए, डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब है कि सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी करेगा और रिड्यूस भी करेगा। ये पहला कंडीशन पता होना चाहिए। दूसरा कंडीशन आपको पता होना चाहिए बेसिक एलिमेंट का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। जैसे कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना है, मिनिमम होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स -8, ठीक है। अब यहां पे पहला ऑप्शन आप देखो, पहला ऑप्शन में है सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, यहां पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है +6 और ऑक्सीजन का है -2। सल्फर अपने मैक्सिमम पे है तो वो डिस्प्रपोर्शनेट कर नहीं सकता है। अरे डिस्प्रपोर्शनेट करने के लिए मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में ना कहीं होना चाहिए ताकि वो बढ़ भी सके और घट भी सके, ठीक है। सल्फर +6 यानी मैक्सिमम पे है तो वो ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है। ऑक्सीजन -2 यानी कि वो मिनिमम पे है तो वो रिड्यूस नहीं कर सकता है, यानी कि इस केस में डिस्प्रपोर्शनेशन हो नहीं सकता है। सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, सेम एलिमेंट को ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों करने के लिए उसका ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में कहीं पर होना चाहिए। Al4C3 में आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, एल्युमिनियम का +3 आएगा, कार्बन का -4 आएगा। एल्युमिनियम अपने मैक्सिमम पे बैठा हुआ है, कार्बन अपने मिनिमम पे बैठा हुआ है, तो ऑब्वियसली यहां पर भी डिस्प्रपोर्शनेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम पे कोई एलिमेंट होगा तो वहां पे डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं होगा। PCl5 में देखिए फास्फोरस यहां पे +5 में है, क्लोरीन -1 पे। फास्फोरस अपने मैक्सिमम पे है और बढ़ नहीं सकता है, क्लोरीन अपने मिनिमम पे घट नहीं सकता है, तो ये भी डिस्प्रपोर्शनेट नहीं कर सकता है। Cl2 में ऑक्सीडेशन स्टेट है क्लोरीन का 0, अब ये है बीच में, क्योंकि क्लोरीन का मैक्सिमम हो सकता है +7 और मिनिमम हो सकता है -1। +7 क्यों? बिकॉज क्लोरीन में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो होता है 7, तो +7 मैक्सिमम और -1 मिनिमम, ऑब्वियसली पता है 7 - 8 तो -1 मिनिमम। तो ये वाला ऑप्शन सही हुआ। यहां पर इसको हाइड्रोलाइज करने पे डिस्प्रपोर्शन, मेरे को आंसर नहीं पता मान लीजिए एग्जाम में,
बट हम ये तो पक्का है ना कि ये नहीं करेगा डिस्प्रोपोर्शनेट, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, बिकॉज उस में एलिमेंट जो प्रेजेंट है वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट या लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे। Cl2 एक ऐसा केस है जहां पे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम और मिनिमम के कहीं बीच में है, तो अगर डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा तो Cl2 का होगा। इसको बोलते हैं हम लोग इंटेलिजेंट गेसिंग। यहां पे तो हम गेसिंग कर भी नहीं रहे, ये प्रॉपर कॉन्सेप्ट को ला के ऑप्शन को टिक कर रहे हैं तब जब मेरे को एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है, रिएक्शन का प्रोडक्ट नहीं पता है। तो आई गेस इतने सारे एग्जांपल से आप लोगों को ये हम समझा पाए होंगे कि इंटेलिजेंट गेसिंग किसको बोलते हैं, ब्लाइंड गेसिंग किसको बोलते हैं। एग्जाम में ब्लाइंड गेसिंग को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं कर रहे यहां पे, और आप लोग भी उस प्रैक्टिस को वहां पर एग्जीक्यूट नहीं करना। कोई भी बच्चा ब्लाइंड गेसिंग नहीं करेगा। अगर क्वेश्चंस के बारे में कुछ भी नहीं पता है, कोई हिंट नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, ऑप्शंस को आप एलिमिनेट नहीं कर पा रहे, उस क्वेश्चन को छोड़ करके आगे बढ़ो, ठीक है। प्रॉपरली स्ट्राइक रेट को इंक्रीज करो। बट एग्जाम में अगर उस थ्योरी को लेकर के आपको कुछ जानकारी जिससे आप कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको उस डायरेक्शन में जाना चाहिए, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए और वहां पे अपने मार्क्स को इंक्रीज करने की कोशिश करना चाहिए। बिकॉज देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्टिव पेपर एंड ऑब्जेक्टिव पेपर, एंड इफ यू हैव ऑप्शंस अवेलेबल टू यू, मेक यूज ऑफ इट।